जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, एक आपको जानकारी और दे दूं, जिस दिन हमारी वीडियो पर डे करंट अफेयर की वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए तो आपको हम लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके इन सभी की क्लासेस आपको डिजिटल बोर्ड पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी आपको। दोस्तों, यूपी पुलिस का कोर्स हुआ या दिल्ली पुलिस का हुआ या एसएससी का हुआ, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ग्रीस के किस क्षेत्र को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा है? तो दोस्तों, ग्रीस देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, वर्तमान में विश्व धरोहर में शामिल हुआ है जगरो रोचीरिया जो है यह विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। और दोस्तों, यह ग्रीस का एक क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में स्पष्टीकरण यानी व्याख्या इसकी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, जगरो रोचोरिया ग्रीस के एपियरस में पारंपरिक गांवों का एक समूह है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। यह क्षेत्र अपनी अच्छी तरह से सुरक्षित वास्तुकलाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें पत्थर के घर, सिल्लेट की छतें और दोस्तों मेहरवादार पुल ये दोस्तों एक यहाँ का गांव है। और इस गांव को दोस्तों वास्तुकला के लिए इस विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जैसे कि दोस्तों, वहाँ पर पत्थर के घर बने हुए हैं और उनकी छतें जो हैं वह सिलेट की हैं। और दोस्तों, वहाँ पर जो पुल बने हुए हैं वह मेहरवादार पुल हैं। इसलिए दोस्तों, इसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। यह आप जानकारी नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में जो ये मनाया जाता है, इसकी थोड़ी सी दोस्तों स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बात तो दोस्तों यह नोट कर लें, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विधिर व्यक्तियों के मानवाधिकार को बनाए रखने में सांकेतिक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामांकित किया। तो दोस्तों, इसे जो नामांकित किया गया है वह क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इसे नामांकित किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को प्रवेश देने से इनकार करने के विरोध में किस भारतीय मंत्री ने एशिया खेलों में अपनी यात्रा रद्द कर दी है? तो दोस्तों, चीन ने हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो खिलाड़ी थे वह दोस्तों बूथू खिलाड़ियां थे, उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। इसलिए हमारे देश के विदेश मंत्री जी ने एशिया खेलों में अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, वह कौन से मंत्री हैं जिन्होंने एशिया खेलों में अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, वह हैं अनुराग ठाकुर ने ऐसा किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका स्पष्टीकरण है, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को प्रवेश देने से इनकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशिया खेलों में अपनी यात्रा रद्द कर दी है। दोस्तों एक इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है, केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं वह अनुराग ठाकुर हैं। यह जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में नामांकित किया गया है? तो दोस्तों भारत में किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में नामांकित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सितंबर माह को। सितंबर माह को भारत में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में नामांकित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सितंबर को भारत में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में नामांकित किया गया है, जिससे राष्ट्रीय पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे दो नामों से जाना जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण माह और दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन, इन दोनों के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों यह सितंबर महीने को नामांकित किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 1 नंबर रैंक हासिल की है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अपनी नंबर 1 रैंक हासिल की है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत क्रिकेट के मामले में सभी प्रारूपों में, यानी दोस्तों जैसे IPL हुए या T20 हुए या वर्ल्ड कप हुआ या वनडे हुए, इनमें सभी में नंबर 1 रैंक हासिल हमारे देश भारत ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट की जीत के बाद भारत ने टेस्ट, वनडे और T20 सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों में नंबर 1 हासिल की है, नंबर 1 रैंक हासिल की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 5 विकेट की जीत के बाद भारत टेस्ट, वनडे और T20 सहित, यानी दोस्तों भारत में टेस्ट मैच और T20 और वनडे के प्रारूप समेत इनमें भारत ने प्रथम रैंक हासिल कर ली है, यानी दोस्तों विश्व में अपना प्रथम स्थान बना दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मार्क 5, जिससे बराक के नाम से जाना जाता है, का अनावरण किया? तो दोस्तों बराक जो है इसका अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है इजराइल देश ने, इजराइल देश ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है यानी स्पष्टीकरण है, इजराइल ने 19 सितंबर 2023 को अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मार्क 5, जिसे बराक के नाम से जाना जाता है, का अनावरण किया। यानी दोस्तों यह 2 युद्धपोत हैं, यानी दोस्तों एक तो युद्ध टैंक हुआ और दोस्तों एक युद्ध मार्क 5 हुआ, इसे बराक नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों इसका उद्घाटन इजराइल देश ने 25 सितंबर 2023 को किया है। यह टैंक 300 डिग्री पैरानोमिक दृश्य प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमानिता क्षमताओं सहित भिन्न उन्नत तकनीकी से लैस हैं। यानी दोस्तों यह 360 डिग्री पर घूम सकता है और दोस्तों इसमें अत्याधुनिक जो तकनीकी यूज की गई हैं और दोस्तों इसमें काफ़ी लेंसों का भी यूज किया गया है। और दोस्तों यह अगले कुछ वर्षों में इसके इजरायली रक्षा बलों के साथ सेवा में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों इजराइल की जो रक्षा सेवा है वह इन युद्धपोतों के साथ कुछ ही वर्षों में शामिल कर लेंगे।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने अपना अनुमान लगाया है 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी क्या होगी। तो दोस्तों भारत की वास्तविक जीडीपी अनुमान लगाया है वित्त मंत्रालय ने 6.5 होने वाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों स्पष्टीकरण की तरफ। जैसे कि स्पष्टीकरण है, वित्त मंत्रालय ने FY24 में भारत के लिए 6.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के साथ साथ बेहतर कॉर्पोरेट लाभप्रदाता, निजी पूंजी निर्माण और बैंक ऋण वृद्धि जैसे कारकों पर आधारित है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, असम के किस गांव को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना। तो दोस्तों असम का 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन सा चुना गया है। तो दोस्तों असम का चुना गया है दोस्तों विश्वनाथ घाट जो गांव है, यह असम का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर नोट जरूर करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा असम के विश्वनाथन घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो दोस्तों यह भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, ना कि असम का। यानी दोस्तों असम का गांव है विश्वनाथन घाट और यह 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस पशु को खाद्य पशु चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है मिथुन पशु जो है, इसे खाद्य पशु चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की मूल गोजातीय प्रजाति मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। इस मान्यता के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव होने की उम्मीद है, क्योंकि यह मिथुन मांस के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देगा। तो दोस्तों मिथुन पशु जो है उसके मांस की अनुमति यह देगा, याद जरूर रखें। और दोस्तों यह मान्यता जो दी है, यह दी है भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों स्पष्टीकरण की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसका स्पष्टीकरण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें न्याय विवरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर चर्चाओं के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया गया। 24 सितंबर को
यह 2 दिवसीय कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर चर्चा को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों यह जो सम्मेलन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023, यह किया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर चर्चा करना है और दोस्तों यह 23-24 सितंबर को किया गया है। तो दोस्तों यह ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं इसी के साथ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तोओ क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने MSMI के लिए इनो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दोस्तों MSMI के लिए भारत के कौन सा बैंक है जिसने इनो फॉर बिजनेस बैंक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? तो दोस्तों यह है एक्सिस बैंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं स्पष्टीकरण की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, एक्सिस बैंक ने सितंबर 2023 में MSMI के लिए इनो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म MSMI को अपने वित्तीय और बैंक कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दोस्तों खाता प्रबंधन, भुगतान, संग्रह, व्यापार वित्तीय और आपूर्ति श्रृंखला वित्तीय सहित कई प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन तो हो चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों कोलकाता। आंसर कमेंट करके दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसे ज़रूर याद कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। और दोस्तों एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, जिस दिन हमारी करंट अफेयर की क्लास पर आपको 10,000 व्यू आने स्टार्ट हो गए तो दोस्तों आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करंट अफेयर यानी दोस्तों जीके में आ जाती हैं सारी सब्जेक्ट जितने भी जीके की आती हैं वह सभी, और दोस्तों हिंदी और मैथ, रीजनिंग और दोस्तों इंग्लिश, इन सभी की स्पेशल क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री दी जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए आप हमारी क्लासेस अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस दिन हमारी वीडियोज़ पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए तो आपको यह सभी सुविधाएँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।